तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, और क्यों ना करूं तारीफ। भाई साहब, मतलब 3 पार्ट डायरिया के झेलने के बाद में आप पहुंच गए हैं चौथे पार्ट में। मुबारक हो आपको। भैया जी प्रणाम। मैं हूं नजमुद्दीन नजमी, अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। और अब तक डायरिया की इस लंबी कहानी में आपने देखा डायरिया क्या है, डायरिया के कारण क्या है, डायरिया में होता क्या है, डायरिया के टाइप्स क्या हैं, और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। अब फाइनली हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। दूसरा, डायरिया से कैसे बचे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए सबसे जरूरी यही है। और तीसरा, सबसे आखिरी में आता है मिथ वर्सेस फैक्ट। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये कोई पर्सनल मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये वीडियोस जानकारी है ताकि आपको पता लगे कि कब आपको डॉक्टर को दिखाना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायरिया। अब हम आते हैं डायरिया के कॉम्प्लिकेशंस। नमस्कार, मेरा नाम रिद्धि प्रजापति है एंड आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। डायरिया को हल्के में लेना जानलेवा हो सकता है। अगर सही समय पर इलाज ना दिया जाए तो इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नंबर 1, डिहाइड्रेशन। ये सबसे आम और सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है। डिहाइड्रेशन क्यों होता है? डायरिया में सबसे ज्यादा फ्लूइड लॉस होता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होता है। अगर पेशेंट को उल्टी आए तो उससे ज्यादा फ्लूइड लॉस होता है। बच्चे और बूढ़े में डिहाइड्रेशन जल्दी होता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? फ्लूइड लॉस के कारण खून ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता, ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी, किडनीज भी काम करना बंद कर देती है। अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। अब दूसरे कॉम्प्लिकेशन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम आकृति तिवारी है। मैं थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से। सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज हाइपोकैलेमिया। डायरिया में लॉस होने वाला सबसे कॉमन इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम है। पोटेशियम कम होने पर क्या होता है? सबसे पहला मसल वीकनेस। पेशेंट को वीकनेस होती है, चलने में दिक्कत होती है, कभी कभी हाथ पैर ढीले लगने लगते हैं। दूसरा है मसल क्रैम्प्स। मसल पेनफुल तरीके से टाइटन हो जाती है, स्पेशली पैरों में। दूसरा है हाइपोनेट्रीमिया। सोडियम बॉडी के वाटर बैलेंस और ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरिया में सोडियम लॉस या फिर एक्सेसिव प्लेन वाटर इनटेक की वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। इसका सिम्टम है कंफ्यूजन। पेशेंट को बातें समझने में दिक्कत होती है, वो डिसओरिएंटेड लगता है। तीसरा है हाइपरनेट्रीमिया, यानी कि सोडियम का बहुत ज्यादा होना। हाइपरनेट्रीमिया तब होता है जब बॉडी से बहुत ज्यादा पानी निकल जाए और उसके बदले में एडिक्वेट इंटेक ना हो वाटर का। इसके सिम्टम्स हैं अल्टर्ड सेंसोरियम, पेशेंट स्लगिश, कंफ्यूज्ड या इरिटेबल हो सकता है। थर्ड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डायरिया में स्टूल के साथ बाइकार्बोनेट भी लूज होता है। बाइकार्बोनेट बॉडी का नेचुरल बफर है जो ब्लड का pH नॉर्मल रखता है। इसके लॉस से ब्लड एसिडिक हो जाता है, जिसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। तीसरा कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट किडनी इंजरी। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति नागर, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। डायरिया का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है एक्यूट किडनी इंजरी। इसमें किडनीज अचानक से कम काम करने लगती है। तो एक्यूट किडनी इंजरी होता कैसे है? जब पानी का लॉस सीवियर हो जाता है तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी तक पहुंचने वाला ब्लड कम हो जाता है। इससे क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और सीवियर केसेस में बंद भी हो सकता है। चौथा कॉम्प्लिकेशन है माल न्यूट्रिशन। क्रॉनिक डायरिया के कारण इंटेस्टाइन का नॉर्मल काम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से खाना तो अंदर जाता है लेकिन ठीक से अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। इसकी वजह से प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी अपने ही मसल्स तोड़ने लगती है। इसके इफेक्ट है वेट लॉस, मसल वेस्टिंग, वीकनेस और फटीग, और इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, सबसे काम की बात की और सबसे आसान चीज की, वो है बचाव। ये कहावत हर बीमारी के लिए सच्ची है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्यों? पैसे बचेगा, आपकी एनर्जी, आपका टाइम, सब कुछ बचेगा। और जब कुछ आसान चीजें करने से बच रहा हो तो हम क्यों ना बचाएं। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं प्रिवेंशन की। सबसे पहला है वाटर एंड फूड सेफ्टी। सबसे पहला है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब इसमें भी 2 चीजों की बात करेंगे, घर पर और बाहर। घर पर तो हम ज्यादा चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे सबसे पहला पानी को बॉईल करें। ये सबसे इफेक्टिव और सबसे आसान मेथड है। जितना बन सके उतना फिल्टर्ड पानी ही इस्तेमाल करें। देखिए आजकल RO तो सबके घर में होता है, पर इनकेस नहीं भी है तब भी क्लोरीन टैबलेट्स
ये सब होती हैं जो कि ब्लीचिंग पाउडर, जो कि हमारे वाटर को फिल्टर करने में मदद करती है। अब दूसरा है घर के बाहर। तो अक्सर ये तो होता ही है कि आप कहीं बाहर जाएं तो फिर बाहर का पानी यूज करना ही पड़ेगा। वहां कोशिश करें कि आप सील्ड वाटर बॉटल्स का ही इस्तेमाल करें। जो टैप वाटर यानी जो नल का कहीं खुला पानी आ रहा हो उसे अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि उसकी सेफ्टी का आपको कोई अंदाजा नहीं है और हो सकता है कि वो हाईली कंटामिनेटेड हो, जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए खुला पानी कहीं भी अवॉइड करें। अब हम आते हैं फूड हाइजीन पर। नंबर 1, खाना बनाते समय सबसे पहले हाथ धोए कम से कम साबुन से 20 सेकंड के लिए। क्रॉस कंटामिनेशन को अवॉइड करें। कटिंग बोर्ड्स सेपरेट रखें। खाना अच्छी तरह पकाएं, स्पेशली मीट और अंडे। बचा हुआ खाना फ्रिज में रखें और ज्यादा समय तक स्टोर ना करें। नंबर 2, खाने का चुनाव। बाहर खाते समय सावधानी रखें। फल और सब्जी अच्छी तरह धोकर खाएं। रॉ या अंडर कुक्ड मीट ना लें। अनपैस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स ना खाएं। नंबर 3, बाहर खाते समय रसोई या टेबल्स क्लीन है या नहीं, हाइजीन देखें और खाने से पहले अपने हाथ धोकर खाएं। पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है। हाथ कब धोए? टॉयलेट यूज करने के बाद, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, बीमार व्यक्ति को छूने से पहले, बीमार व्यक्ति को छूने के बाद, जानवरों के संपर्क में आने के बाद, कचरा हैंडल करने के बाद। फूड और वाटर सेफ्टी के बाद अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीनेशन में आप कुछ वैक्सीन यूज कर सकते हैं, जैसे कॉलेरा वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन और रोटावायरस वैक्सीन। तीसरा है ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये एक बच्चे के लिए, एक शिशु के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये 6 महीने तक अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाए तो ये डायरिया का रिस्क 3 से 4 गुना तक कम कर देता है। चौथा है प्रॉपर सैनिटेशन। प्रॉपर सैनिटेशन के अंदर हम 3 कंपोनेंट्स में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हुआ सीवेज सिस्टम, दूसरा वेस्ट डिस्पोजल और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉयलेट। सबसे पहले टॉयलेट को समझते हैं। खुले में शौच बिल्कुल नहीं करना है, ये कंटामिनेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। दूसरा, प्रॉपर फ्लश करें और तीसरा, टॉयलेट्स को प्रॉपरली रेगुलरली क्लीन करें। दूसरा है सीवेज सिस्टम। तो सीवेज सिस्टम प्रॉपर होनी चाहिए और दूसरा कि वाटर का कंटामिनेशन, वाटर के सोर्स का कंटामिनेशन अवॉइड करना चाहिए। तीसरा है गार्बेज डिस्पोजल। तो यहाँ पे डस्टबिन का प्रॉपर इस्तेमाल करें। जो भी कूड़ा कचरा जो भी हो वो प्रॉपर डस्टबिन में ही डिस्पोज करें, इधर उधर बाहर ना फेंकें और डस्टबिन को प्रॉपरली कवर करके रखें। खुला डस्टबिन मक्खी और मच्छरों का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। डायरिया के बारे में बहुत सारी गलत मान्यताएं हैं। चलिए आज इसमें से कुछ मान्यताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, लोगों का मानना है कि डायरिया में खाना नहीं खाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। जैसे ही रिहाइड्रेशन हो, नॉर्मल डाइट शुरू करनी चाहिए, क्योंकि खाना इंटेस्टिनल रिकवरी में हेल्प करता है और भूखे रहने से माल न्यूट्रिशन हो सकता है। WHO क्लियरली रेकमेंड्स अर्ली रीफीडिंग। दूसरी बात, लोगों का मानना है कि ORS से डायरिया बढ़ जाता है। यह भी पूरी तरह गलत है। हालांकि ORS डायरिया को क्योर नहीं करता, लेकिन डिहाइड्रेशन से बचाता है। स्टूल में जो पानी जा रहा है, ORS उसे रिप्लेस करता है। तीसरी मान्यता, एंटीबायोटिक्स हर डायरिया में जरूरी है। सच बात यह है कि ज्यादातर डायरिया वायरल होते हैं तो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। एंटीबायोटिक ओवरयूज से रेजिस्टेंस के चांसेस होते हैं और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। एंटीबायोटिक्स को स्पेसिफिक इंडिकेशंस में ही यूज करें। चौथी मान्यता, डायरिया को तुरंत रोकना चाहिए, यानी कि एंटीमोटिलिटी एजेंट्स का इस्तेमाल। ये हमेशा सही नहीं है। डायरिया बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहा है। इन्वेजिव डायरिया में एंटीमोटिलिटी एजेंट्स खतरनाक है। इसके उपयोग से टॉक्सिन्स बॉडी में रुक जाते हैं और जिससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। 5वीं मान्यता, कोकोनट वाटर या फ्रूट जूस ORS से बेटर है? नहीं, ORS साइंटिफिकली डिजाइन फॉर्मूला है। इसमें सोडियम और ग्लूकोज स्पेसिफिक रेशियो में है। कोकोनट वाटर में सोडियम कम होता है और फ्रूट जूसेस में शुगर ज्यादा होती है। इससे ऑस्मोटिक डायरिया बढ़ सकता है। 6ठी मान्यता, दही डायरिया में नहीं खाना चाहिए। ये एक मिथ है। फ्रेश दही एक्चुअली अच्छा है। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं और ये इजीली डाइजेस्टिबल भी होता है, लेकिन अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो इसे अवॉइड करें। 7वीं मान्यता, सिर्फ गंदा पानी पीने से डायरिया होता है, खाने से नहीं। गलत। फूडबॉर्न ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा कॉमन है। कंटेमिनेटेड फूड, अंडरकुक्ड मीट और एग खाने से हो सकता है। फूड हैंडलर से भी स्प्रेड हो सकता है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में सीवियर हो जाता है। 8वीं मान्यता,
आईवी फ्लूइड्स हमेशा ओरल फ्लूइड से बेटर है? नहीं, ORS इज फर्स्ट चॉइस। ओरल रिहाइड्रेशन सेफर है, चीपर है और इफेक्टिव है। आईवी फ्लूइड्स सिर्फ सीवियर डिहाइड्रेशन में ही देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, डायरिया की सीरीज आपने सक्सेसफुली खत्म कर ली है। मैं आशा करता हूं कि ना सिर्फ इसी वीडियो में बल्कि अब तक के सारे चारों पार्ट्स डायरिया के आपको समझ आए होंगे। अगर आपने एक भी मिस करा है तो आप चारों जाकर देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सफर पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना।